हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले पार्ट में अपने समांतर श्रेणी जो एक अलजेब्रा का एक पार्ट है उसको पढ़ना शुरू किया था। उसके जितने भी मेथड हैं, जितने भी फार्मूले हैं, उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। उसके ऊपर जो जितने भी इजी इजी क्वेश्चन थे अपने उनको सॉल्व किया था। आज जो ये इसका पार्ट नंबर सेकंड है, इसमें मैं आपको वो जितने भी प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और साथ में जिनका थोड़ा सा एक्सप्लेन है वो थोड़ा सा लेंथी यानी कि थोड़ा सा लंबा आता है और बच्चों को गणना के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। अब पार्ट सेकंड को डिस्कस करते वक्त मैं आपको बता दूं, ये अपना पांचवी जो चैप्टर है 10वीं क्लास के लिए बोल रहा हूँ ये बात, कि जो आपका पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी को लेकर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर, उसका आज ये लास्ट पार्ट है। यानी कि दो पार्टों में मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवा दिया है। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड है वो अपना कठिन व समस्यात्मक प्रश्नों के हल के लिए है। इसमें मैं आप थोड़ा सा एक बार पहले आपको एक विधि समझा दूं, विलोपन विधि, क्योंकि आपने नाइन्थ क्लास के अंदर शायद पढ़ा होगा और नाइन्थ क्लास के अंदर आपको करवाया भी गया है कि तीन विधियां थी किसको हल करने की, दो चरों वाले समीकरणों को हल करने की। एक थी प्रतिस्थापन, एक थी विलोपन और एक थी वृजगुणन। तो अपने को यहाँ पे कुछ ऐसी समीकरणें बनेंगी जिनमें चरों की संख्या दो होगी। अब चर क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिए थे पहले पहले पार्ट के अंदर, या उससे पहले भी चैप्टर करवाए हैं, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि चर क्या होता है। ठीक है, तो दो चरों वाले जो समीकरण हैं उनको हल करने के लिए तीन विधियां थी, लेकिन अपने को यहाँ पे तीनों का यूज़ तो नहीं करना। तो मैं एक ऐसी विधि ले रहा हूँ जिससे सारे सवाल हो सकते हैं और काफ़ी इजी तरीके से हो सकते हैं। तो मैंने वो विधि उन तीनों में से एक विधि उठाई, विलोपन विधि। क्योंकि जब समांतर श्रेणी के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें चरों की संख्या दो आ रही थी, तो उनको अपने को हल करना पड़ेगा। ठीक है, और उनको हल करने के लिए अपने को किसी न किसी एक विधि का उपयोग करना था और मैंने उसमें से चूज़ की है विलोपन विधि। अगर आपको हो सकता है कि उन तीनों में से तीनों विधियाँ आती हो या किसी को दो आती हो, ठीक है, तो जो भी आपको आ रही है, विलोपन आ रही है, प्रतिस्थापन आ रही है, वृजगुणन आ रही है, आप वहाँ से कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको विलोपन बता रहा हूँ तो आप विलोपन ही यूज़ करें, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे आसान जो विधि है वो विलोपन विधि ही है। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या है, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लें अपने। विलोपन विधि में क्या, आपको दो समीकरण दी जाती है। ठीक है, दो समीकरण कौन सी, दो चरों वाली। दो चर कैसे, देखो यहाँ पे चर चर थे अपने पास में एक्स वाई जेड ए, ठीक है, जो भी था। और अचर राशि थी जिनमें कोई बदलाव, यानी कि जो गिनती थी एक दो तीन चार पाँच। तो यहाँ पे जो ये अपने समीकरण दी है, इसमें जो चर हैं वो एक तो है एक्स और एक है वाई, और ये जो ए बी और सी ये अचर राशि हैं। यानी कि यहाँ पे ए की जगह पर चार लिखा हो सकता है, तीन लिखा हो सकता है, ऐसे बी की जगह पर तीन चार कुछ भी हो सकता है, सी की जगह पर कोई भी अंक हो सकता है। तो ये अचर हैं और वो ऊपर वाले चर हैं। तो यहाँ पे दो चरों वाली यानी एक्स और वाई वाली दो चरों वाली अपने पास में समीकरण दे दी। इसको हल करने के लिए विलोपन विधि में क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि विलोपन विधि में जब इन चरों वाली समीकरणों को हल किया जाता है, तो आपको चाहे तो एक चर, कोई भी एक चर, चाहे तो एक्स कर लो और चाहे कर लो वाई, एक्स और वाई यानी कि कोई भी, चाहे तो एक्स वाला और चाहे वाई वाला, इन दोनों में से किसी भी एक चर के ये दोनों मान, यानी कि अगर एक्स वाला है तो ए वन और ए टू गुणा में है, और अगर वाई वाला है तो बी वन और बी टू गुणा में है। तो अपने को अगर एक्स वाला कर रहे हैं तो ए वन ए टू, और अगर वाई वाला कर रहे हैं तो बी वन बी टू, इन दोनों को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। बराबर करने के बाद क्या होता है, अगर एक्स वाला बराबर किया तो एक्स वाली संख्या बराबर आने पर क्या होगी, भाग वाली विधि वो अपने निशान चेंज करके जो करते थे उससे वो एक्स वाला पार्ट कट जाएगा, तो उत्तर किसका आ जाएगा अपने पास में, वाई का उत्तर। ठीक है, और अगर वाई वाला बराबर किया तो उत्तर किसका आ जाएगा अपने पास में, एक्स का उत्तर। फिर जो एक्स या वाई का उत्तर आएगा उसको अपने वापस इन्हीं दोनों में से किसी एक समीकरण में डाल देंगे, उससे अपना दूसरा उत्तर आ जाएगा। इस तरह से अपने दोनों के दोनों चर अपने को प्राप्त हो जाएंगे। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ए प्लस दो डी बराबर 12 और ए प्लस 49 डी बराबर 106। अब ध्यान से देखिए, ए प्लस दो डी बराबर 12 और ए प्लस 49 डी बराबर 106। यहाँ पे चर राशि कौन कौन सी है, एक तो ए और एक डी। ठीक है, मैंने बताया ना इनके गुणा में। अब इनके गुणा में जो होगा वो, अब यहाँ पे एक्स और वाई था, यहाँ क्या है मैंने लिया ए और डी, तो कोई भी ले सकते हो आप। चर के अंदर ए बी बहुत सारे अक्षर होते हैं, एक्स वाई जेड तक। ठीक है, तो यहाँ पे अचर राशियाँ ए और डी। और चर राशि कौन कौन सी भाई, देखो दो चर है, दो अंक है तो चर है, 49 अंक है तो क्या है, चर है, चर है ना, अचर सॉरी।
ए और डी तो हो गया अचर राशि, और अचर राशि होगी 2, 49, 12 और 106, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, अंक है। तो इनको हल करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको बताया है कि चाहे एक्स वाला और चाहे वाई वाला, यानी कि ऐसे ही ए वाला और चाहे डी वाला, इन दोनों में से अपने को एक के गुणांक बराबर करने हैं। तो यहाँ देखो ए वाले के गुणांक देखो, तो ए यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी क्या है भाई, एक, ये तो बराबर है, यानी कि बराबर करने की जरूरत तो अपने को इस बार नहीं है। अगर नहीं होते तो अपने को बराबर करना पड़ता। मान लो कि अगर आप डी को बराबर कर रहे होते तो डी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने 49, तो इसको बराबर करने के लिए अपने को ऊपर नीचे कोई ना कोई गुणा करनी पड़ती। ठीक है, वो अपने आगे भी हल करेंगे तब आपको बता दूंगा कैसे। देखो तो यहाँ पे आ गया ए और ए, यानी कि पहला जो अपना ए वाला पार्ट है, इसके जो गुणांक हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, यानी कि एक्स के जो गुणांक बराबर हैं। तो अगर ए बराबर है, देखो अगर इसको अपने बराबर किए क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया कि वाग विधि में अपने पहला अक्षर बराबर करते थे। क्यों बराबर करते थे? ताकि वो संख्या क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ऐसे करते करते सारे स्टेप कैंसिल हो जाए और अपने लास्ट में आंसर मिल जाए। लेकिन यहाँ पे ए की मान अपने बराबर किया तो देखो ए और ए कितने हो गए भाई, 2। ये तो कट नहीं रहे, इसलिए क्या करते हैं कि अगर निशान एक जैसे होते थे तो अपने क्या करते थे, निशानों को चेंज करते थे। देखो यहाँ पे 1 किसका प्लस का तो किसका हो गया माइनस का, 49 किसका प्लस का तो किसका हो गया माइनस का, 106 किसका प्लस का तो किसका हो गया माइनस का। अब ध्यान से देखो, अब ए प्लस का और ए माइनस का कैंसर, माइनस के 49 डी और प्लस के 2 डी कितने बचे माइनस के 47 डी। ऐसे ही माइनस 106 और प्लस के 12 तो बचे माइनस के 94। तो माइनस से माइनस हो गया जी कैंसल, अकेला डी यहाँ रख लिया, 47 यहाँ गुणा में, इधर किसमें हो गया भाग में, और 94 के अंदर 47 का भाग दिया कितना आ गया 2। समझे बात आपको, यानी डी का उत्तर आ जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक्स और वाई में एक का मान बराबर करेंगे, अगर एक्स का मान बराबर किया तो उत्तर किसका आएगा वाई का। ऐसे आपने यहाँ ए और डी में से ए को बराबर किया, तो जब ए को बराबर किया तो उत्तर किसका आ गया डी का। अगर डी को बराबर करते तो उत्तर किसका आता ए का। ठीक है, तो अब जो डी या ए का कोई भी उत्तर आए उसको अपने इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। जैसे डी का उत्तर आया 2, तो डी का मान जो 2 है वो समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख दो, आपका मन कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा साफ कर दूँ इसको। देखो ध्यान से, अब मैंने यहाँ पे डी का जो मान है वो पहली समीकरण में रख दिया। कौन सी? अभी ए का मान, ए की जगह ए ही आ गया, पता नहीं अपने को, प्लस 2 की जगह 2 ही आ गया। अब डी का उत्तर कितना है अपने पास में 2 आया है, तो डी का उत्तर यहाँ रख दिया 2 बराबर कितना अपने पास में 12। अब देखो तो ए की जगह पर ही आ गया 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर प्लस का, इधर इसमें हो गया माइनस का, तो 12 में से 4 घटा कितने आ गए 8। तो डी का उत्तर अपने पास में 2 और ए का उत्तर आ गया अपने पास में 8, और ये दोनों चर अपने ज्ञात कर लिए। समझे बात? तो ऐसे अपने जितने क्वेश्चन उनको अपने आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं एक आधा और एग्जांपल लेकर या क्वेश्चन लेकर। वैसे तो मैंने आपको पीछे समांतर श्रेणी को हल करना सिखाया है, लेकिन जो थोड़े से ऐसे क्वेश्चन जिनमें अपने को 9th क्लास की कुछ विधियां भी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि चर 2 दिए होंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ये विधि बता दी है कि विलोपन विधि में कैसे हल अपने करते हैं। इसको आप दोबारा बैक करके भी देख सकते हो अगर किसी बच्चों को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आई है तो। ठीक है, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इसने दे दिया ए3। ए3 का मतलब क्या है कि जो तीसरा पद है, आपने पढ़ा था ना A1 यानी कि पहला पद, A2 यानी कि दूसरा पद, और A3 यानी कि तीसरा पद। ऐसे ही AN मतलब क्या है, nवां पद। समझे बात? तो देखो ध्यान से, A3 यानी कि तीसरा पद कितना अपने पास में 4 है, और A9 यानी कि 9वां पद कितना अपने पास में -8 है। अपना ये बताया गया है कि जो इसका अंतिम पद है या nवां पद है वो क्या है 0 है। nवां पद यानी कि an की वैल्यू कितनी है 0 है, तो अपने को निकालना क्या है भाई, n का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, पहले दिया अपने को तीसरा पद 4। अब तीसरा पद 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने फार्मूला लगाओ। आपको पता कि ये फार्मूला अपने पास में an वाला एक फार्मूला था, कौन सा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस एन की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि an लिखते हैं अपने इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ को क्या होता है n होता है, तो यहाँ कितना 3, तो n की वैल्यू 3, तो 3 में से 1 घटा कितना आएंगे भाई 2, तो a प्लस 2d बराबर आ गया 4। ऐसे ही इसके अंदर 9 वाले के अंदर अपने 9 में से 1 घटाए कितना आएंगे 8, तो a प्लस 8d बराबर आ गया -8। दोनों आ गई। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गई अपने पास में, सॉरी द्विघात क्या, 2 चरों वाली समीकरण अपने पास में बन गई। अब 2 चरों वाली जब समीकरण अपने पास में बन चुकी है, अब अपने को a और d का मान याद करना है। तो कौन सी विधि यूज करेंगे, वही सेम टू सेम विलोपन वाली। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या हुआ देखो भाई, अपने एक मान बराबर करना था, चाहे a वाला और चाहे d वाला। तो यहाँ पे a वाला बराबर ही है, ऊपर वाले के अंदर भी 1 और नीचे वाले के अंदर भी 1 है। अब चेक करो निशान एक जैसे हैं क्या, a भी प्लस का ऊपर वाला और नीचे वाला भी प्लस का है। तो क्या किया, नीचे वाले के निशान अपने सारे के सारे चेंज कर दिए। तो a यहाँ पे प्लस का हो गया माइनस का, ये 8d जो था प्लस का हो गया माइनस का, ऐसे माइनस का 8d हो गया प्लस का। अब देखो ध्यान से, तो a में से 1 हो गया कैंसिल, तो माइनस का 8d और प्लस का 2d, तो कितने आ गए माइनस के 6d।
ऐसे प्लस का 8 और प्लस का ही 4, तो प्लस से कितने आ गए 12। तो माइनस का 6 इधर गुणा में, इधर लेके इसमें हो गया भाग में, तो डी का उत्तर आ गया जी 12/-6 यानी कितना आ गया -2। तो डी का उत्तर अपने पास में आ गया -2। इसका मतलब क्या है कि जो भी मैंने बताया था कि एक उत्तर आएगा अपने पास में, अगर ए को बराबर की तो किसका उत्तर आएगा डी का। अब जो भी उत्तर आएगा उसको दोनों में से किसी समीकरण में डाल दो, चाहे ऊपर वाली में और चाहे नीचे वाली में। अब देखो तो अपने a+2d को यूज़ किया यहाँ पे, a+2d बराबर 4 जो अपनी पहली समीकरण है, यहाँ पे डी की वैल्यू -2 रख दी। देखो ए का मान तो यही आ गया, ठीक है, 2 का 2 ही आ गया। अच्छा डी की जगह क्या लिख दिया जी -2 बराबर आ गया 4। अब देखो a बराबर 2 दूनी 4 किसके आएंगे माइनस के, अब माइनस के 4 इधर आएंगे किसके हो गए प्लस के 4, और 4 और 4 कितने हो गए 8। तो ए का उत्तर आ गया अपने पास में 8, यानी कि ए का उत्तर है 8 और डी का उत्तर अपने पास में आया -2। ये तो अपने निकाला है ए और डी की वैल्यू, लेकिन अपने को निकालना क्या है भाई एन का मान निकालना है। ए और डी का तो मान नहीं निकालना था, किसका निकालना था एन का। अब जो ये अपने को दिया है कि एनवा पद 0 है, इसको ओपन करो। देखो ए एन बराबर 0, इसका मतलब ए एन का फार्मूला क्या था a+n-1 इंटू डी बराबर 0, यानी कि ये जो मान है ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पर ए और डी का मान पुट करो, ए का मान 8 और डी का मान रख दिया -2, तो आ गया 8+n-1 इंटू -2 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। देखो ये आया 8 माइनस, इसकी गुणा करेंगे अंदर तो माइनस की 2 की गुणा एन से करेंगे तो -2n, और -2 की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 2, यानी कि 2 एकम 2 और माइनस माइनस गुणा क्या होगी प्लस, तो हो गया 8 -2n + 2 बराबर 0। अब 8 प्लस का और 2 भी प्लस का, तो प्लस के कितने हो गए 10, और माइनस आ गया 2n बराबर 0, यानी कि 10 - 2n बराबर 0। माइनस का 2n इधर आके प्लस का 2n, यानी कि 10 बराबर हो गया 2n, और n बराबर आ गया गुणा में 2 इधर आके भाग में, और 10 में 2 का भाग लिया कितना आ गया 5। तो n का उत्तर आ गया भाई 5। समझे बात। तो कहने का मतलब क्या किया अपने, पहले अपने क्या जो कंडीशन अपने को दी थी, तीसरा पद 4 और नौवां पद -8, उससे अपने दो समीकरणें बनाई। उन दोनों समीकरणों में अपने पास में दो चर थे, एक a और एक d, और a और d से अपने को क्या हुआ a और d की वैल्यू ज्ञात हो गई। ठीक है, a और d की वैल्यू ज्ञात होने के बाद में क्या हुआ कि जब a और d की वैल्यू अपने पास में आ गई, फिर अपने को निकालना n का मान था, तो तीसरी कंडीशन का यूज़ किया जिसमें लिखा था an बराबर 0। अब an बराबर 0 रखा तो अपने पास में n की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब ऐसा एक क्वेश्चन और है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे नीचे, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद करके देखना इसको। इसमें क्या दिया अभी छठा पद 19, यानी कि समीकरण बनेगी a+n का मान 6, यानी कि 6 - 1 5, यानी कि a+5d बराबर बनेगा 19। ऐसे ही a+17वां पद 41, यानी कि a+16d बराबर बनेगा 41। जब दोनों को हल करोगे तो उत्तर किसका आएगा ए का और डी का। जब ए और डी का उत्तर आ जाए तो आपने मान निकालना है जी ए एन में एन का मान कितना भाई 40, यानी कि एन का मान 40, ए और डी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। आपको ए एन याद करना है तो कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करके देखना। अगर ना हो तो मुझे बताना, और जिसने कर लिया वो भी कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमने डन कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन सीधा दे दिया आपको कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है। तो 2 अंकों वाली अपने को संख्याएं ढूंढनी है जिसमें 7 का भाग जाता है। आप टोटल संख्या अपने जब तक गिनेंगे तो शायद काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए समांतर श्रेणी का अपने यूज़ किया। तो 7 का भाग सबसे पहले किस में जाता है भाई, खुद में जाता है 7 में, है ना। तो लेकिन वो 7 तो क्या है 1 अंक वाला है। अब 2 अंक वाला ढूंढ रहे हैं, यानी कि 10, 2 अंक वाली संख्या मतलब क्या 10 से लेकर 99 के बीच बीच में। अब देखो 10 के बाद में 2 अंक वाली कौन सी आती है, 7 का भाग जाती है 14, उसके बाद कौन आता है 21, फिर आता है 28। ऐसे अगर लास्ट में से देखें अपने तो 100 में 7 का भाग नहीं जाता, 99 में भी नहीं जाता, किस में जा रहा है 98 में। तो ये आ गया 98। इसके अंदर अपने को क्या हुआ श्रेणी मिल गई है 14, 21, 28 और कहाँ तक 98 तक, यानी कि ए का मान 14, डी का मान कितना आएगा, अंतर सब में कितना है 7 7 का ही, 21 - 14 बराबर 7, और लास्ट वाला अंतिम पद कितना अपने पास में दूसरे के अंदर ए एन कितना है 98, यानी कि एनवा पद कितना है 98। ज्ञात क्या करना है कितनी संख्या, यानी कि एन का मान अपने को ज्ञात करना। तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए एन का मान 98, ए का मान 14, एन का मान पता नहीं है, डी का मान 7। इसको सॉल्व किया तो 98 बराबर आ गया अपने पास में 7 ही गुणा अंदर की तो 7n, 7 एकम 7, 14 में 7 गए 7 + 7n, यानी कि 7 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो 98 में 7 घटाए कितने आ गए 91 बराबर आ गया 7n। तो n की वैल्यू आ गई 7 गुणा में इधर आके इसमें हो गया भाग में, तो 91 के अंदर जब अपने 7 का भाग देंगे तो उत्तर अपने पास में आ गया 13। तो यानी कि 13 संख्याएं हैं जो इसके अंदर 7 का भाग जाता है। अगर आपको काउंट करने तो कर सकते हो, देखो 7 से लेकर अपने बात करें तो 70 तक, 7 है 70, इसमें 7 अकेला छोड़ो कितनी संख्या बन गई 9, उसके बाद में 77, 84, है ना, 91 और 98, तो 4 है 7 और ये कितनी बन टोटल अपनी 9 और 4 13, वैसे भी 13 बनती है और ऐसे आप समांतर श्रेणी से निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। जब ऐसा क्वेश्चन दे दे कि समांतर श्रेणी 3 8 13 है जो, ठीक है,
इसके ये श्रेणी अपने को दे दी, तो इसमें अपने को क्या दिया, देखो ए का मान 3 दिया है, डी का मान 8 में से 3 घटाओ कितना आएगा 5, और लास्ट वाला अंतिम पद कितना दिया अपने को, सॉरी टोटल पद नहीं दिए लेकिन अंतिम पद दिया अपने को एन बराबर 253, और अपने को ज्ञात करना है अंतिम पद से 20वां पद, यानी कि लास्ट से लगना है और वापिस आना है कहाँ तक, 20 तक। तो इससे करने में दो मेथड है, देखो मैं आपको पहले मेथड बताता हूँ जो आसानी से है। यानी कि अगर लास्ट पद है तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि टोटल पद है कितने। अगर पता लग जाए कि टोटल पद इतने हैं फिर तो अपने लास्ट से 20 तक आ सकते हैं ना। तो पहले अपने को टोटल पद ज्ञात करना है, यानी कि एन का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखो भाई कैसे, तो ए एन बराबर अपने पास में आ गया ए प्लस एन माइनस 1, वो सेम टू सेम फार्मूला। ए एन की वैल्यू 253, ए की वैल्यू 3, अच्छा एन का मान अपने को पता नहीं है तो एन माइनस 1, और डी की वैल्यू रख दी 5। जब इसको सॉल्व किया तो 253 बराबर 3 का 3 आ गया, 5 गुना अंदर की तो 5 एन, और 5 गुना 1 से की तो 5, इसका माइनस का, तो माइनस के 5 और प्लस के 3 तो हो गए माइनस के 2, और माइनस के 2 अगर अपने इधर लेके आएंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के 2, तो यानी कि 253 प्लस 2 बराबर कितना बच गया 5 एन। 253 और 255, 255 बराबर बन गया 5 एन, और एन की वैल्यू आ गई 5 गुना में इधर आके भाग में, यानी कि 255 बटा में 5 बराबर आ गया एन, और एन की उत्तर आ गया अपने पास में 51। कहने का मतलब क्या है कि टोटल पद अपने पास में कितने हैं जी, 51 है। अब कह रहा है 51 में से 20वां पद, यानी कि अपने उल्टा आना है, जैसे 51, 50, 49, 48 ऐसे देखते हुए अपने को वापिस आना है। तो इसका एक तरीका है कि आप 51 में से क्या करो, 20 माइनस करो। जैसे 20 माइनस करो इसका मतलब क्या है, अंतिम पद से कौन सा पद आ रहा है, 21वां आ रहा है, लेकिन अपने को कौन सा निकालना है, 20वां निकालना है। तो क्या कर दो, 20 माइनस करके एक जोड़ दो, तो अपने के पास वापिस 20वां आ जाएगा। ठीक है, देखो अब 51 माइनस 20 प्लस 1, 51 माइनस 20 प्लस 1, यानी कि 51 में से 20 के बच्चे अपने पास में 31, 31 और कितना बन गया 32, यानी कि अंतिम पद से, यानी कि 51 में से अगर वापिस आए 20वें पद पे तो वो कौन सा पद अपना 32वां पद आता है, यानी कि अपने को 32वां पद ज्ञात करना है। तो वापिस मान रखो, देखो ए एन वाले फार्मूले में तो ए का मान 3 ही था, डी का मान 5 ही था, लेकिन एन का मान अपने को पहले पता नहीं था। अब एन का मान कितना है भाई 32, तो 3 प्लस 32 में से एक 31, और 31 पाँजा 155, 155 और 3 कितने हो गए 158, यानी कि ए एन की वैल्यू यहाँ 32वां पद अपने पास में आ गया 158। ये अपना फर्स्ट तरीका है। सेकंड मेथड में आपका सिंपल इजी तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा करना हो तो क्या करना है, अंतिम पद से 20वां पद, तो क्या करो ए एन में से अपने को वो जो एन माइनस 1 डी वाला पार्ट है इसको इधर ले आओ, किसमें हो जाएगा माइनस में, बराबर आ जाएगा ए, यानी कि जो ए है वो क्या है अपना अंतिम पद से, अपने लास्ट में से देख रहे हैं। ये तो फर्स्ट में से देखे तो अपने को ए एन का वैल्यू याद करना होता है, अब लास्ट में से देख रहे हैं तो किसके वैल्यू याद करना पड़ेगा, अपने को ए तक का वैल्यू याद करना पड़ेगा। अब ए एन का मान 253, एन का मान कितना अंतिम पद से 20वां, तो एन का मान कितना आएगा भाई 20 माइनस 1 गुना डी की वैल्यू 5 बराबर है। तो आप इसको ऐसे ही हल कर सकते हो, 253 माइनस 20 में से 1 19, और 19 पाँजा कितना होगा 95, 253 में से 95 घटा कितना आ गया भाई 158, तो अंतिम पद से 20वां पद कौन है 158। तो अगर आपको ये ठीक लगता तो ये कर लेना, और अगर आपको ये ठीक नहीं लगता तो आप इसको ये भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरीके से क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये सेट हुआ है। इसके जैसे और भी उदाहरण और क्वेश्चन आपको आपकी बुक के अंदर मिल जाएंगे, आप करके देखना ऐसे सारे। तो आपको आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको एक क्वेश्चन की बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे लिया अपने 32वां, ये तो मैंने वैसे तो यहाँ पे बता दिया है, लेकिन इसका जो पूरा बेसिक आधार था, जो पूरा फैक्ट था, वो मैंने पूरा फैक्ट आपको पार्ट नंबर 1 के अंदर अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे अपने पद को निकाल सकते हैं, कैसे अपने को पता लगेगा कि कौन सा पद कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथा प्रश्न क्या है कि ये क्या है, 3 संख्या समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो आपको पता होगा मैंने संख्या के पदों का चयन करना आपको बताया था, क्योंकि अपने को पता नहीं कि संख्या कौन सी साइड में जा रही है ना। क्योंकि अगर ये बोल देता कि 3 क्रमागत संख्या है फिर तो अपने ले लेते ए पहली, दूसरी ए प्लस डी, तीसरी ए प्लस 2 डी, है ना। लेकिन यहाँ पे बोला 3 संख्याएं हैं, अब क्या पता प्लस में क्या पता माइनस में, तो उसके लिए अपने को पदों का चयन करना मैंने आपको सिखाया था। और 3 वाले 3 क्या है विषम, और विषम वाले में क्या था कि मध्य पद ए होगा और सार्वत्र कितना होगा डी। तो अपने ये 3 संख्या मैंने वहाँ पे लिखाई हुई है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो ये 3 संख्या अपने ले ली। इनका योग बोल रहा है -3, तो इनका जोड़ किया वही सबका कितना आ रहा है -3 आना चाहिए। तो जब जोड़ा तो क्या हुआ ए और ए 2 और ए 3 हो गए, और डी माइनस का और डी प्लस का क्या हो गया कैंसर। तो 3 बराबर आ गया -3, और ए की वैल्यू आ गई 3 इधर भाग में है तो आ गया -1, तो ए का उत्तर आ गया अपने पास में -1। अब बोल रहा है इसका गुणनफल कितना है 8, तीनों का गुणा कर दो भाई। अब तीनों का गुणा आ रहा है 8, तो अपने को संख्या याद करनी। देखो मैंने यहाँ पे तीनों का गुणा किया, तो तीनों का गुणा किया तो आया जी ए माइनस डी गुणा ए और ए प्लस डी बराबर 8। तो वो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, क्या होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी,
ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस, अब बी की जगह पर कौन है भाई, डी है, तो ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया, डी स्क्वायर। तो बराबर गुणा में आ गया ए बराबर 8। तो गुणा में ए इधर आके भाग में, और ए की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, -1। तो यहाँ -1 का भाग दे कितना बन गया ये -8। तो अपने पास आ गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर -8। अब ए की वैल्यू वापस पुट करो यहाँ पे, तो ए की वैल्यू आ गई -1 ऊपर लग गया स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर आ गया -8। तो ए -1 की स्क्वायर यानी कि -1 गुणा -1, तो कितना आ गया 1 माइनस डी की स्क्वायर बराबर आ गया -8। तो डी यहाँ स्क्वायर किसका, माइनस का, इधर किसका हो गया प्लस का, और ये माइनस का इधर किसका हो गया प्लस का। तो 1 और 8 कितने हो गए 9, और स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा ऊपर अंडर रूट। तो डी का मान आएगा जी √9, यानी कि डी का मान यहाँ तो 3 है और यहाँ कितना है -3 है, और ए का मान अपने को पता है कितना है -1 जो ऊपर निकाला है। ठीक है, और इसको आप सीधा भी कर सकते हो। देखो अगर आप किसी को ये फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आप ए का उत्तर, ए की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो वैसे भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी की अपने पास वैल्यू आ चुकी है। डी की वैल्यू 3 और -3, और ए की वैल्यू अपने पास पहले निकाल दी कितनी -1। अब डी की दो वैल्यू तो नहीं हो सकती, चल अपने दोनों पे अपने संख्याएं चेक कर लेते हैं। तो पहले अगर अपने डी का मान 3 रखा, देखो तो संख्या अपने पास में थी a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 3। ऐसे यहाँ पे a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 3। तो जब तीनों को रखा तो -1 और -3 -4। फिर यहाँ पे a का मान -1 और -1 और प्लस का 3, तो ये हो गया +2। ठीक है जी। ऐसे ही अगर d का मान -3 रखा तो अपने पास इसी में फिर -3 रख के देखो, तो यहाँ पे -3 आ गया डी की जगह पर, यहाँ a की जगह -1, ऐसे यहाँ पे डी की जगह -3, यहाँ a की जगह -1। तो अपने पास है -1 और माइनस से माइनस गुना क्या होगी प्लस। तो -1 + 3 का मतलब क्या हुआ कि प्लस के कितने आगे 2, -1 का -1, और -1 और प्लस और माइनस गुना यहाँ करेंगे कितना आएगा माइनस, यानी कि -1 और -3 की वैल्यू कितनी आएगी -4। तो कहने का मतलब क्या, दोनों को चेक करो आप, दोनों स्थिति में अपने को जो संख्याएं मिल रही है वो क्या बिल्कुल सेम मिल रही है। कहने का मतलब अपने पास जो संख्याएं थी तीनों वो क्या थी 2, -1 और -4। अब अपने को चेक करना है कि अपना उत्तर सही है या गलत है। तो एक काम करना, वापिस यहाँ पे आना और इनका जोड़ करके देखना, किसका 2 का, -1 का और आपके -4 का। यहाँ पे रख के देखना क्या बराबर आ रहा है -3 के, और यहाँ रख के देना क्या बराबर आ रहा है 8 के। तो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो ये लो जी आपका कंप्लीट। अब अपने 5.2 तक का सारा मैटर कंप्लीट हो गया। अब अपने आते हैं 5.3 वाले मैटर पे, जिसमें अपने पास में योग वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ, फार्मूला चेंज हुआ खाली, बाकी आपको वैसे करना है। देखो जैसे अपने पीछे आपको बताया मैंने, तो ध्यान से देखना। जैसे ये क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी यदि 54, 51, 48 और n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, एस एन का मान दिया है 513। तो फार्मूले में मान रख दो, एस एन का मान 513, n का मान पता नहीं है तो n/2, 2 की जगह 2 आ गया। a का मान है जी 54, तो 54 लिख दिया। n-1 का n-1 आ गया। d का मान है जी -3, तो यहाँ -3 पुट कर दिया। ठीक है जी, 513 का 513, n/2, 54 दूना 108 माइनस, अब देखो -3 की गुणा n से की तो आया -3n, और -3 की गुणा 1 से की तो कितना आया 3, यानी कि माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस, तो ये गया प्लस का 3। ठीक है, तो n/2 108 + 3 कितना हो गया 111, और माइनस में कितना आ गया 3, तो n गुणा में आ गया 111 -3n, और जो बटा बड़ा 2 इसको ले गए इधर वाली साइड में, तो क्या हो गया गुणा में। अब देखो जी आगे क्या हुआ, तो 1026, 513 दूना 1026, और इसके अंदर गुणा की तो आया n की गुणा 111 से की तो 111n, और n की गुणा 3n से की तो कितना आया 3n², आगे माइनस और प्लस की गुणा क्या होगी माइनस। अब देखो इस सारी समीकरण को एक तरफ ले आओ, इसको इधर ले आते हैं अपने। देखो तो माइनस का 3n² प्लस का 3n², प्लस का 111n इधर आके माइनस का 111n, और प्लस का आ गया 1026। अब 3 का भाग सब में जा रहा है। देखो 3 का भाग किस किस में जाता है, मैंने आपको समझाया था कि संख्या का जोड़ कर लेना, उसमें 3 का भाग जाएगा। और ऐसा क्यों किया था कि समीकरण थोड़ी छोटी हो जाए, तो यहाँ सब में 3 का भाग दे दिया। तो 3n² में 3 का भाग दिया, 3 से 3 कैंसिल, यानी कितना है n²। 111 में 3 का भाग दिया तो आया 37n, और 1026 में 3 का भाग दिया तो आया 342। अब इसको गुणनखंड विधि से अपने हल कर सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे करवाई है। कौन सी प्रश्नावली में, तीसरी प्रश्नावली में मूल ज्ञात करने। तो ये द्विघात समीकरण बन गई अपने पास में, इसके मूल आप ज्ञात कर सकते हो। मैं इसको आगे छोड़ रहा हूँ, इसके 2 टुकड़े करेंगे अपने 342 गुणनखंड करके कितना आना चाहिए 37। तो 18 × 19 कितना आएगा 342, और 18 और 19 कितने बनेंगे 37। ये आपको करने आते हैं, मैंने पिछला तीसरा चैप्टर आपको करवाया है, तो आपको आसानी से बात समझ में आ गई होगी। ऐसा करने से क्या होता है, द्विघात समीकरण में 2 वेक्टर बनते थे। अपने पास 2 वेक्टर कौन से आए हैं, एक तो आया 19 n-19 और एक आया n-18।
दोनों को रखा 0 के बराबर, तो n का मान -19 इधर आके प्लस का 19, -18 इधर आके प्लस का 18, यानी कि n के दो मान आ गए, एक आ गया 19 और एक आ गया 18। अब देखो, अब दो मान तो हो नहीं सकते n के, क्योंकि अपने को तो पदों का योग बताना। अब यहाँ तो 19 पदों का योग होगा, यहाँ फिर 18 पदों का योग होगा। तो चेक कर रहे थे, देखो 19वां पद पहले चेक कर लो अपने कितना आ रहा है। तो ए एन, एन से अपने पद ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे 19वां है, यानी कि एन का मान 19। तो ए की वैल्यू कितनी थी 54, डी की वैल्यू थी -3, पीछे अपने सवाल में दे रखी है, और एन का मान अपने रख लिया 19। तो यह 54 + 19 - 1 गुणा -3। तो 19 में से 1 18, और 18 थी 54, 54 किसके आगे माइनस किया, 54 में 54 कितने बच गए 0, यानी कि 19वां पद कितना अपना 0 है। तो अगर 18 पदों के अंदर अगर 19वां पद और जोड़ दें 0 वाला, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला। मान लो कि अगर 513 उत्तर आया, अगर 513 में अपने 19वां पद 0 और जोड़ दे तो क्या फर्क पड़ा, 513 ही रहेगा ना। तो 18 पदों का योग भी लिख सकते हो और 19 पदों का योग भी लिख सकते हो, कितना 513। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे जिसमें आपको अगर n ज्ञात करना हुआ एस एन वाले फॉर्मूले में, तो ये बात अपने दिमाग में रखें कि हमेशा द्विघात समीकरण ही बनेगी हल करने के बाद में। और जब द्विघात समीकरण बनेगी तो इसको हल करने की आपके पास में 3 विधियां हैं। कौन सी, एक तो श्रीधर आचार्य वाली, एक गुणनखंड वाली, और एक काफ़ी पूर्ण वर्ग वाली। तो तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे गुणनखंड यूज़ किया है, तो जरूरी नहीं कि आप भी गुणनखंड यूज़ करो। आप द्विघाती सूत्र, श्रीधर आचार्य, पूर्ण वर्ग विधि भी ज्ञात का लगा सकते हो इसके अंदर, उससे भी सवाल हल हो जाएगा। तो ठीक है भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है कि 15 पदों का योगफल अपने को दे दिया, यानी कि n का मान कितना है भाई 15। ठीक है, अपने ढूंढते जाना कि क्या कुछ अपने को दिया है। देखो n वां पद, यानी कि ए एन अपने को दे रखा है जी 9 - 5n। तो ए एन दे दिया 9 - 5n, तो इससे अपनी श्रेणी ज्ञात हो जाएगी। यानी कि n का मान अगर अपने 1 रखें तो a1 यानी कि प्रथम पद कितना आएगा 9 में से 5, या n का मान 1 रखा तो 5 कम 5, और 9 में से 5 घटाए कितना है 4। तो ए प्रथम पद अपने पास में आ गया 4। अब द्वितीय पद निकालो, तो 9 - n का मान कितना आएगा जी 2, तो 5 दूनी 10, और 9 में से 10 घटाए कितना आएगा -1। ऐसे तीसरा पद निकालने के लिए यहाँ कितना रखेंगे 3, तो आएगा -6। ठीक है, तो ये श्रेणी बन गई अपने पास में। तो ए का मान तो 4 आ रहा है, डी का मान दूसरे में से पहला घटाएंगे अपने, यानी कि -1 में से -4 का तो कितना है -5, और n अपने को देखा कितना 15। तो निकाल सकते हो ऐसा, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। ए का मान 4, डी का मान -5 और n का मान 15। अब डी दिया अपने को, सूत्र कौन सा लगाओगे ऐसा वाला, n/2, 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको a, d और n की वैल्यू पुट करनी है, और s का वन का मान आपके पास में आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा आपको, देखो ध्यान से। तो n का मान मैंने रख दिया 15, a का मान 4, n का मान 15 - 1, और d की वैल्यू आ गई -5। तो 15/2, 4 × 2 8, -15 में से 1 गया 14, 14 5 70, किसके आएंगे माइनस के, यहाँ बच गए -62, और जब 2 से भाग दिया कितना आएंगे -31, और -31 गुणा का जब 15 से करेंगे तो आएगा -465, यानी कि जो 15 पदों का योगफल कितना आ गया -465। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए, अगर 7वां पद आपको दे दिया 49 और 17वां पद आपको दे दिया 289, देखो वो सेम टू सेम कंडीशन आ गई। आपको ज्ञात करना है प्रथम n पदों का योग, यानी कि आपको ज्ञात करना है जी एस n का उत्तर कितना है, यानी कि n पदों का योग ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अब देखो जी सूत्र लगाओ वैसे ही, एस एन बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे n का मान कितना है भाई 7, और एस एन का मान कितना है 49। तो एस एन का मान आपने लिख दिया 49, n का मान लिख दिया अपने 7। तो 7/2, 2a का 2a, n का मान कितना है भाई 7, तो 7 - से कितना आ गया 6 इंटू आ गया डी, यानी कि 2a + 6d इधर आ गया। इधर 7/2, देखो 2 बटा में इधर ऊपर आके गुणा में, और 7 गुणा में इधर आके भाग में। तो 7 का भाग दिया 49 में आया 7, 7 दूनी 14, यानी कि 14 बराबर बन गया 2a + 6d, यानी कि 14 बराबर अपने पास में आ गया 2a + 6d, समीकरण नंबर 1। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब समीकरण नंबर 1 अपने पास में आई 14 बराबर 2a + 6d, अब अपने को किससे मिली, एक समीकरण अपने को मिली S7 वाले से। ऐसे ही जब S17 को हल करेंगे अपने यहाँ पे देखो, तो S17 का मान 289, n का मान 17, यहाँ पे 17 - 1 कितना है 16d, तो ये 2a + 16d इधर रख लिया, ये बटा वाला 2 इधर आए गुणा में, और गुणा वाला 17 इधर आके भाग में। 17 का भाग दिया 289 में आए 17, क्योंकि 17 × 17 कितने होते हैं 289, और 17 गुणा 2 से कितना 17 दूना 34। तो अपने पास समीकरण बन गई 34 बराबर 2a + 16d। तो दो समीकरण बन गई, वही कौन सी, दो चरों वाली। तो उसको हल करने के लिए क्या करेंगे भाई, विलोपन विधि का यूज करेंगे। तो यहाँ दोनों समीकरण लिखी, अब विलोपन विधि का यूज किया। क्या करते हैं, कोई भी एक चर बराबर करना है, तो यहाँ पे ए को देखो, ए यहाँ भी 2 और यहाँ भी कितने 2, तो बराबर है, तो करने की जरूरत नहीं है। अब निशान चेक करो, दोनों किसके हैं भाई प्लस के, तो निशान कर दिए चेंज,
ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो -2 +2 और -2 कैंसिल, माइनस के 16D और प्लस के 6D तो आगे माइनस के 10D, और माइनस के 34 और प्लस के 14 तो माइनस के आगे 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल। या अपने ऐसे करें कि डी का मान डी रख लिया, माइनस का 10 इधर लेके इसमें हो गया भाग में, तो -20 में -10 का भाग दिया तो कितना आएगा भाई, माइनस से माइनस कैंसिल, और 10 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 2। तो डी का उत्तर अपने पास में आ गया 2। ये आपको बताया ना मैंने पिछले वाले सवालों में कि जैसे समीकरण को हल करोगे तो आपके पास में अगर ए को बराबर किया तो उत्तर किसका आएगा, डी का। अब डी का उत्तर क्या करते हैं अपने, किसी भी एक समीकरण में डाल देते हैं। तो मान लो मैंने इसमें डाल दिया 2a + 6d वाले में, तो 2a का 2a आ गया, 6 का 6 आ गया, डी के मान कितना है भाई 2 बराबर कितना है 14। तो 6 दूनी 12, इधर आके किसमें हो जाएंगे माइनस में, 14 में से 12 कितने बचे 2, और गुणा में जो ये 2 है इधर आके किसमें हो गया भाग में, तो 2 में 2 का भाग कितना आ गया 1, यानी कि ए का मान आ गया 1 और डी का मान आ गया 2। अब ए का मान अपने पास में है, डी का मान अपने पास में, और ज्ञात क्या करना है अपने को एस एन, यानी कि एन का मान कितना रखना है अपने को, एन ही रखना पड़ेगा। ठीक है, एस एन अपने ज्ञात कर लेंगे। देखो भाई, तो यहाँ वैल्यू पुट करी, एस एन बराबर एन का मान एन ही तो एन बटा 2, 2 गुणा ए का मान कितना है भाई 1 प्लस n-1 का n-1, और डी का मान कितना है भाई 2। तो यहाँ पुट करने के बाद n बटा 2, 2 एकम 2, 2 की गुणा करो अंदर तो 2n, और 2 की गुणा 1 से की तो 2, तो 2 प्लस का और 2 माइनस का क्या हो गया कैंसर, 2n की गुणा n से की कितना आया 2n स्क्वायर, और बटा में आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना उत्तर आ गया n स्क्वायर, यानी कि n पदों का योग कितना आ गया अपने पास में n स्क्वायर। एक बार दोबारा देख लें, थोड़ा लेंथी था, ध्यान से देखो कि आपको वही तरीका है जिसमें वहां पे पहले अपने दो समीकरण में क्या कर रहे थे, ए एन का फार्मूला, आपको जैसे तीसरा पद इतना है 17वां पद इतना है, यहाँ पे योग दिया है, यानी कि 7 पदों का योग 49 है, 17 पदों का योग 289 है। तो पहले इस प्रश्न के अनुसार अपने क्या किया, फॉर्मूले में मान रखा, ऐसा करके उसको हल करेंगे तो 2 समीकरण बनाएंगे, कौन सी 2 चरों वाली। जब 2 चरों को अपने हल करेंगे तो उत्तर हमेशा किसका आता है, समांतर श्रेणी में ए और डी का। जब ए और डी का उत्तर आ गया, उसको वापिस अपने थर्ड कंडीशन जो दी थी, जो ज्ञात करना है एन पदों के योग वाला, तो वहां पे अपने एन की वैल्यू एन ही रहेगी, और ए और डी का उत्तर जो अपने पास आया वो इसमें रख दिया, तो अपने पास एस एन की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि एन पदों का योग दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि एस एन का मान अपने को दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। आपको ये सारी बातें याद करनी है, प्रथम पद क्या होगा, द्वितीय पद क्या होगा, तृतीय पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, nवां पद क्या होगा, दो पदों का s1 प्लस s2 कितना होगा, और एक और मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, वो आपको नीचे करवाऊंगा, खैर दो पदों का योग कितना होगा। तो देखो भी क्या करना है, हर बार कुछ नहीं करना, सवाल काफ़ी, यानी कि 5-7 सवाल इस एक सवाल के अंदर ऐड कर दिए। तो सवाल तो बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा लंबा है, क्योंकि अपने को 5-7 आंसर निकालने हैं। देखो ध्यान से, तो पहले एस एन बराबर अपने दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, सिर्फ इतना ही दिया अपने को, तो यहाँ पे एन की वैल्यू रखो 1। जब एन की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी तो S1 अपने पास में है, एन की जगह यहाँ पर 1 रखा तो 4 × 1 यानी कि 4, और यहाँ एन स्क्वायर यानी कि जगह 1 रखा तो 1 की स्क्वायर 1, यानी कि 4 में से 1 कितना बना भाई 3। तो प्रथम पद ए अपने पास कितना आ गया 3। अब 2 रखो, क्योंकि प्रथम पद का योग, अब प्रथम पद का योग क्या करूँ, प्रथम पद तो अकेला होता है ना, तो अगर प्रथम पद S1 प्रथम पद का योग 3 आया तो प्रथम पद भी कितना आएगा 3 ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ जोड़ने के लिए है ही नहीं अपने पास में। तो ये तो S1 और ए क्या मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो एन का मान निकालो 2, तो जब S2 निकालेंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे एन का मान 2 रखा तो 2 की स्क्वायर 4, 8 में से 4 गए 4, यानी कि प्रथम दो पदों का योग कितना आ गया अपने पास में 4 आ गया। यानी कि S1 प्लस अगर S2 करें, ये जो S1 प्लस S2 बताए, तो S1 का मान था 3 और S2 का मान है 4, तो ये 7। S1 प्लस S2 अगर बोले तो हो गया 7, लेकिन अगर वो बोले कि प्रथम दो पदों का योग याद करो, तो प्रथम दो पदों का योग कितना है अभी, S2 कितना अपने पास में 4 ही आया, समझे बात। और अगर आपको कहे दूसरा पद निकालो, देखो दूसरा पद कैसे निकालोगे कि प्रथम दो पदों का योग किया है, तो अगर दो पदों के योग में से अगर अपने पहला पद घटा दें, या दो पदों के योग में से अगर एक पद का योग घटा दें, तो कितना बचेगा अपने पास में, वो बीच वाला पद बन जाएगा ना। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि 4 और 4 कि किसी पेन का मूल्य है वो 4 रुपये है, ठीक है, और दो पेनों का मूल्य है जी 8 रुपये, दो पेन का मूल्य 8 रुपये है, तो दूसरे पेन का मूल्य बताओ, तो क्या करोगे, इन दो पेन वाले मूल्य में से एक पेन वाला मूल्य घटा दोगे, तो 8 में से 4 गया, वही कितना बचा 4, यानी कि उस पेन का मूल्य कितना है 4। ऐसे ही अगर एक पद का योग अपने को उसने दिया है कि एक पद का योग आपका 4 आया है, और दो पदों का योग आपके पास कितना आया भाई, कितना आया, उसने दिया कि दो पदों का योग आपके पास 4 आया है और एक पद का योग आपके पास है 3, तो क्या करेंगे, उस दूसरे वाले में से पहले वाला घटा देंगे, तो क्या आएगा, दूसरा पद अपने पास में अपने आप आ जाएगा। तो आ गया S2 माइनस S1, यानी कि 4 माइनस 3 कितना आ गया जी 1, यानी कहने का मतलब है दूसरा पद कितना है अपने पास में 1। और ऐसे चेक कर सकते हो आप
तो प्रथम पद कितना था अपने पास में 3, और 2 पदों का योग कितना भाई 4, तो 3 में दूसरा पद कितना बचेगा 3 और 1 कितना 3 4 बन गया, वैसे ही बन जाएगा, यानी कि प्रथम 2 पदों का योग अपने पास में आ गया 4। अब निकालते n बराबर 3, यानी कि s 3 मान, तो यहाँ पे n की जगह रखा 3, तो समीकरण थोड़ा ऊपर चला गया, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा। समीकरण थी 4n माइनस एन स्क्वायर। देखो n का मान यहाँ 3 रखा तो 4 3 माइनस n का मान 3 रखा तो 3 की स्क्वायर, तो 4 3 12 और 3 की स्क्वायर 3 3 9, तो 12 में से 9 घटाए कितने आएंगे 3, यानी कि प्रथम 3 पदों का योग कितना आ गया अपने पास में 3 आ गया। तो तीसरा पद कितना आएगा, वही तरीका, 3 पदों के योग में से क्या करेंगे 2 पदों का योग घटा देंगे, तो 3 पदों का योग आया 3 और 2 पदों का योग अपने पास में आया था 4। एक बार दिखा दूँ आपको ऊपर, ये देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास में 4 आ रहा है। तो देखो प्रथम 3 पदों का योग अपने पास में आया है जी 3 और 2 पदों का योग आ रहा है 4, तो यहाँ पे 3 माइनस 4 कितना आ गया जी माइनस का 1, तो A3 आ गया माइनस का 1। तो अपने पास श्रेणी बन गई। देखो प्रथम पद कितना है अपने पास में 3, द्वितीय पद कितना है अपने पास में 1 और तीसरा पद अपने पास कितना आ गया -1। तो अब इसमें से आप श्रेणी बना सकते हो, A का मान 3 आ गया, D का मान 1 में से 3 घटाए कितना आएंगे भाई -2, -2 आ गए, तो A का मान 3 और D का मान आ गया -2। अब अपने को निकालना है जी 10वां पद, A 10 निकालना है ना, तो सूत्र रखो A + 10 - 1 इंटू डी, क्योंकि n का मान कितना है जी 10, तो A का मान यहाँ पे 3 रखा, प्लस 10 में से गया 9 और D का मान रख दिया -2, तो 9 दूनी 18 किसके आएंगे माइनस के, और प्लस का कितना साथ में, प्लस का अपने पास में है जी 3, कितना है जी 3, तो -18 और प्लस के 3 कितने बच गए -15। ठीक है, तो ये अपना हो गया जी कवर। तो यहाँ की 10वां पद कितना आ गया अपने पास में -15। अब अपने निकालते हैं जी ये आगे वाला आपका nवां पद, तो nवें पद में n का मान तो n ही रहेगा। ठीक है, तो A का मान वो सेम 3 और D का मान वही सेम 2 -2 सॉरी, तो 3 -2 गुना n से की तो -2n और -2 गुना 1 से की तो कितना आएगा 2, और माइनस माइनस गुना क्या होगी +1, प्लस तो ये हो गया 3 -2n + 2, और 3 और 2 5, माइनस का आ गया 2n, यानी कि n पदों का nवां पद कितना आएगा अपने पास में 5 - 2n। कहने का मतलब क्या है, ये आपका पूरे के पूरे जो अपने याद करने सारे निकाल लिए। प्रथम पद पता लगा कैसे आया, द्वितीय पद पता लगा कैसे आया, 2 पदों के योग में से 1 पद घटा दिया ना, तीसरा पद कैसे आया 3 पदों के योग में से अपने 2 पदों का योग घटा दिया, 10वां पद कैसे आया, तो समांतर श्रेणी अपने पास पहला दूसरा और तीसरा तीनों पद जब अपने पास में ज्ञात हो गए A1 A2 और A3, तो श्रेणी बना ली, n का मान 10 था तो 10वां पद आ गया, n का मान n था तो an आ गया, तो ये अपने को ज्ञात हो गया। इसका मतलब ये सवाल, ऐसे कुछ सवाल हैं आपकी किताब के अंदर, आप कीजिए उनको, जैसे जैसे ट्राई करेंगे वैसे वैसे आपको ये सवाल का करने का तरीका हाथ में आता रहेगा। कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपके सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने बैठे हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, अपने इसको पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करके मैं आपको पर्सनली इस चीज़ को भेजूंगा। तो टेंशन नहीं लेनी मैथ के अंदर। लास्ट क्वेश्चन किस तरीके का आपके बन सकता है वो मैं आपको बता दूं। देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया है, उसकी संख्या तो मैंने नहीं लिख रहा, लेकिन एक क्वेश्चन आपके कि A3 की वैल्यू 600, यानी कि तीसरा पद जो है वो कितना है 600। उसने एक क्वेश्चन दिया आपके टीवी वाला क्वेश्चन है, उसका मैंने ये एग्जांपल लिया है कि तीसरे वर्ष क्या हुआ 600 टीवी का उत्पादन हुआ, 7वें वर्ष के अंदर 700 टीवी का उत्पादन हुआ। कहने का मतलब A3 की वैल्यू 600 और A7 की वैल्यू कितनी होगी 700। तो प्रथम पद में कितना उत्पादन हुआ, प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, यानी कि एक ही मान ज्ञात करना है। अच्छा 10 वर्षों में उत्पादन कितना हुआ, तो A10 का मान ज्ञात करना है, और 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन हो, तो कुल आ गया ना, यानी कि जोड़, यानी कि S7 अपने को ज्ञात करना है। तो देखो भाई पहले इन दोनों कंडीशनों से अपने दो समीकरण बनाई, तो an की वैल्यू 600, n की वैल्यू 3, तो यहाँ n की वैल्यू 3 रखी, तो 3 माइनस से कितना आ गया 2, तो आ गया a + 2d बराबर 600। ऐसे यहाँ पे an की वैल्यू 700 और n की वैल्यू 3 की जगह कितनी है 7 है, तो 7 माइनस से कितना आ गया 6d, यानी कि 700 बराबर आ गया a + 6d। तो a + 2d और a + 6d बराबर 600 और 700। अब देखो ध्यान से, तो निशान वही तरीका विलोपन विधि में, एक मान बराबर करो चाहे ए वाला और चाहे डी वाला। तो यहाँ पे ए वाला देखो बराबर है, तो अपने क्यों छेड़छाड़ करें जब ए वाला बराबर है। तो देखो निशान चेंज करो, दोनों प्लस के हैं तो निशान चेंज करने पड़ेंगे, तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, तो ये क्या हुआ ए से हो गया कैंसिल, तो माइनस का 6d और प्लस का 2d तो आगे माइनस के 4d, और माइनस के 700 और प्लस के 600 तो आगे माइनस के 100। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर हल करूँ, देखो माइनस का 100 और माइनस के 4d, तो माइनस से माइनस तो गया कैंसिल, गुणा में 4 इधर आके भाग में, तो d का उत्तर आ गया 100/4, यानी कितना आ गया 25। अब d का उत्तर क्या करते हैं, जब एक उत्तर अपने पास में आ जाता है उसको अपने किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो मैंने ऊपर वाली में रखा, देखो a का मान a + 2 का मान 2, d का मान रखा मैंने यहाँ पे 25 जो है अपने पास में, बराबर कितना है जी 600। तो a बराबर आ गया 25 × 50, इधर आएगा इसमें हो गया माइनस में, और 600 में से 50 घटाए कितना आ गया 550, यानी कि प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना था 550
550। ठीक है जी, तो ए का मान आ गया 550। अब निकालते हैं 10वें वाला। अब ए का मान और डी का मान अपने पास में है, ध्यान से देखना। ए का मान 550 और डी का मान 25, तो यहाँ पे फॉर्मूले में मान रख दिया। ए का मान 550, डी का मान 25। अब 10वें वर्ष का पूछ रहा है, यानी कि एन का मान कितना है 10, तो 10 माइनस से कितना हुआ 9। तो 550 प्लस 9 गुणा 25, तो आ गया 550 प्लस 225 और आगे यहाँ पे 775, यानी कि 10वें पद का मान आ गया जी 775। ठीक है जी। अब अपने को और क्या याद करना था, 7 वर्षों में कुल उत्पादन है ना, तो यानी कि एन का मान 7 और ज्ञात है करना अपने को एस एन। देखो ए और डी तो वो सेम रहने वाले हैं, तो एन का मान 7 रख दिया। ए की वैल्यू यहाँ पे 550, डी की वैल्यू 25 और एन की वैल्यू 7, 7 में से गया 6, तो 25 का 150 और 550 दूना 1100 और बराबर आ गया, सॉरी गुणा में आ गया 7/2, तो 7/2 गुणा में आ गया 1250, यानी कि 1250। और जब 2 का भाग 1250 में देंगे तो आएगा 625, और 625 गुणा 7 हो गया 4375, यानी कि 7 वर्षों में कुल जो उत्पादन हुआ कितना हुआ 4375। समझे बात। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी तरीके के जो क्वेश्चन अपने समांतर श्रेणी के अंदर बन सकते हैं, चाहे वो आसान बने चाहे वो कठिन बने, क्योंकि 3 नंबर का ये आपका चैप्टर है और 3 नंबर में जिस जिस मेथड के क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आ सकते हैं, मैंने उन सबका एक एक एग्जाम्पल विद मेथड विद लॉजिक फुल कंसेप्ट और पूरे फैक्ट बताते हुए मैंने आपको दोनों पार्टों के अंदर क्लियर करवा दिया है। मेरे को नहीं लगता कि आपको 3 नंबरों में कोई दिक्कत होगी। फिर भी जब आप अपना चैप्टर करोगे 5वां और सारे को हल करोगे और हल करने के बाद आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पर अपने सुधार कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए और लगातार जुड़े रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ में, क्योंकि मैं हर एक कंसेप्ट को हर एक चैप्टर को फुल कंसेप्ट के साथ लेके आने वाला हूँ, विद फैक्ट विद लॉजिक के साथ में। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।